Welcome to all. From my point of view, this is the lecture number 26. Let's see, we have how many more lectures up to 19th of February. Today's topic is product planning and development process, PPD and DPA. Very important topic. When you join the industry, a lot of industries in Pakistan, sorry, working, producing, manufacturing, industries, factories, all industries have product planning department. ये याद रखने की बात है, हर इंडस्ट्री छोटी हो या बड़ी हो, एक आध या दो तीन चार छः जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतना ही बंदे उसके अंदर काम करेंगे. प्रोडक्ट प्लानिंग पहले होती है, फिर रॉ मटेरियल को परचेज किया जाता है कि इतना ऑर्डर हमारे पास आया है इस प्रोडक्ट का, इसके लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए. और इतनी उसमें प्रोडक्शन होती है. जितनी भी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही हैं, कोई भी बंदा सवाए फूड इंडस्ट्रीज के, क्योंकि इफ यू नीड एनी शू और एनी चप्पल, you will go to the franchise of service bata or whatever, so and will buy the new shoe like sandal, chappal or jogger or shoe. इसके अलावा वो भी अब इस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं कि इन प्रीवियस डाटा देख के कि जी इस शू का इतना ऑर्डर आ रहा है, इस चप्पल का ये इतनी सेल हो चुकी है पाकिस्तान में, उस हिसाब से वो सर्विस और बाटा वाले उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं शुरू. बट ये जो सारी की सारी दूसरी अदर इंडस्ट्रीज हैं, जब तक उनके पास ऑर्डर रिसीव ना हो जाए, प्लानिंग वाले उसकी प्लानिंग करते हैं कि जी आप we need this quantity of raw material, then we will start our production. So every industry, small or big, have product planning department. Just remember, what is product planning and development process. प्रोडक्ट क्या चीज़ है, प्लानिंग क्या चीज़ है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या चीज़ है. देयर आर थ्री टॉपिक्स वी विल स्टडी टुडे. एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू ए मार्केट फॉर अटेंशन. मार्केट की अटेंशन देने के लिए हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और ऑफर करते हैं कि इसको आप यूज़ करें, कंज्यूम करें और अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल बताएं और अपनी ज़रूरत बताएं. दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट. ए प्रोडक्ट कुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग: a good car, home, phone, TV, person, place. Person is also a product, right? I need a servant at my home, so I will see and I will check the personality, the making an interview. So this is the person is also a product. Organization, idea, services, experience. Idea देना भी एक product होता है. So these are the different consumable products which you have seen in the slide. तो प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज जिससे आप सेटिस्फेक्शन लेवल आपका हाई हो, आपको आपकी नीड हो, वो उस चीज को हम प्रोडक्ट सिंपल कहते हैं. दीज आर द फाइव लेवल ऑफ प्रोडक्ट: पोटेंशियल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट एंड कोर बेनिफिट्स. core products, the fundamental level is the core benefit transport. वो core products हैं जो आप बेसिकली फ्रॉम वन टू प्लेस टू अनदर प्लेस यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. तो आपको
एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट को लेकर दूसरी जगह लेकर जाए, उसको हम कहते हैं कोर प्रोडक्ट, वो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं जी मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट दूसरी जगह मार्केट तक कैसे पहुंचेगी? ठीक है जी, तो उस मेन प्रोडक्ट से पहले आपको कोर प्रोडक्ट आपको चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होगी। अगर आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा कोर प्रोडक्ट, कोई बाहर से रेंट भी हायर नहीं कर सकते, रेंटेड गाड़ियां भी नहीं मिलती सपोज, और आपके पास भी नहीं है, तो हाउ यू विल सेंड योर आइटम from factory to market? So we need first core product, then the basic product. बेसिक प्रोडक्ट वो है जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, ब्रांड नेम उसका क्या होना चाहिए, और उसके फीचर क्या होने चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसको कैसा डिजाइन करना है, दैट इज कॉल्ड बेसिक प्रोडक्ट। Expected product वो that a set of attributes, condition, level of performance, comfort, reliability, prestige, status, etc. ये सारी expected value आपको कस्टमर से मिलेंगी। वो परफॉर्मेंस देख के, कंफर्टेबल लेवल देख के, उसकी रिलायबिलिटी देख के आपको बताएगा कि दिस इज द वेरी एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट है आपका वेरी गुड है। उसका स्टेटस, ठीक है जी, हर चीज, दिस एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट विल गाइड यू बाय द योर कस्टमर। Augmented product, additional services and benefit after sale and services. Augmented product वो होती है जो चीज सेल होने के बाद जब आप उसको कुछ सेल सर्विसेज देते हैं, जैसे एलसीडी या वॉशिंग मशीन या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, तो जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो बाद में भी कहती हैं कि हम इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस फ्री करेंगी। जैसे मोटरसाइकिल नहीं ले तो उसकी एक पहली ट्यूनिंग और पहली सर्विस फ्री होती है, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, कि जी इसकी सेल के बाद भी सर्विस फ्री होगी और ट्यूनिंग फ्री होगी, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड एनहांस डिजाइन और फर्स्ट्रेटिक डेवलपमेंट, यानी एक ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट में पहली दफा गई है और लोगों को बिल्कुल डिफरेंट फील हुई है कि ये पहले से हटके एक डिजाइन, अच्छे डिजाइन के साथ आई है। फर्स्ट्रेटिक डेवलपमेंट हुई है, यानी बिल्कुल एक पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज सामने आई है, पहले तो कुछ और था, अब कुछ और आई है। तो इन्हांसमेंट ऑफ डिजाइन कर लें आप, उसमें उसमें आप कोई नए फीचर डाल के भेज दें, कुछ भी कर लें, तो वो उसको हम पोटेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं। फीचर और बेनिफिट्स में क्या फर्क है कि जी कुछ कहते हैं इस प्रोडक्ट के फीचर बहुत अच्छे हैं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी बेनिफिट आपको देती है। द फिजिकल एट्रीब्यूट्स दैट आर सीन इन द प्रोडक्ट्स, फीचर वो हैं जो आपको सिंपली आपको सामने नजर आ रहे हैं, अच्छा जी ये सामने स्क्रीन है, बड़ा अच्छा टच है इसका, और सॉफ्ट बॉडी है, शाइनिंग वाला इसका फेस है, तो ये इसके फीचर कहलाते हैं। और बेनिफिट जो होता है वो कंज्यूमर अपने एक्सपीरियंस और कंज्यूम करके उसको बताता है कि जी ठीक है इसमें ये बेनिफिट हैं, इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, इसके अंदर ये चीजें फाइंड आउट की जा सकती हैं। ठीक है जी, फीचर एक जो सामने आपको सामने फ्रंट साइड पर नजर आए चीजें, वो उसकी फीचर्स होती हैं, और बेनिफिट जो उसके अंदर छुपी होती हैं, जो उसको कंज्यूम या उसको यूज करने के बाद सामने आती हैं कि जी दीज आर द डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। फीचर एक डिफरेंट चीज होती है कि इसकी पैकिंग अच्छी है, ब्रांड नेम अच्छा है, इसका फीचर अच्छा है। टेंजिबल क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, प्योर टेंजिबल गुड्स जस्ट लाइक पेन एंड बुक, टेंजिबल गुड्स विद ए सर्विस कार कंप्यूटर टीवी, पेन और बुक की कोई सर्विस नहीं होती। ठीक है जी, यानी आपने जैसे चीज खरीद ली, बाद में उसको संभाल के रखना आपका काम है। वो टूट जाए, किताब फट जाए, ठीक है जी, उसकी कोई सर्विसेज बाद में मेंटेनेंस नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड प्योर टेंजिबल गुड्स। और टेंजिबल गुड्स विद ए सर्विस, कार है उसको आप ट्यूनिंग के लिए, उसकी इंजन की ओवरऑलिंग के लिए, वॉश के लिए वो आप लेके जाएंगे बार बार, और कोई सॉफ्टवेयर अगर उसके अंदर लगा हुआ है उसको भी चेक करवाएंगे, ब्रेकेज चेक करवाएंगे सर्विसेज के लिए, यू विल गो एवरी टाइम। कंप्यूटर है, टीवी है, कंप्यूटर भी आपकी उसकी विंडो खराब हो जाए, शट डाउन हो जाए, या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप सर्विसेज के लिए लेके जाएंगे जस्ट लाइक टीवी। तो रेस्टोरेंट और होटल जो है वो हाइब्रिड इक्वल पार्ट्स ऑफ सर्विस एंड गुड्स हैं, यानी ये वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको सर्विसेज देती हैं मुख्तलिफ जगह पर। जैसे आपने कहीं जाना हो और रात कहीं ठहरना हो, तो आपको रेस्टोरेंट होटल को रुक करना पड़ेगा।
उसको हम कहते हैं हाइब्रिड पार्ट्स, कि कुछ वक्त के लिए मुझे अपनी कोई चीज दे दो, मैं उसको इस्तेमाल कर लूं, आपकी नहीं है वो, ठीक है, यू आर नॉट ऑनर ऑफ दैट प्रोडक्ट, you just want to use for a one or for a while of number of couple of days. Major services with goods, airline and banking, yes, जो बहुत ज़्यादा सर्विसेज दे रही हैं, जैसे हवाई जहाज़ की कोई कंपनी है या बैंक है आपके यहाँ, ये भी एक प्रोडक्ट्स की किस्म है, लेकिन बेसिकली वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक्चरर एंड ब्यूटिशियन, यानी आपको कोई लेक्चर दे रहा है या कोई ब्यूटिशियन की कोई लेक्चर समझा रहा है, या कोई इंग्लिश की बात समझा रहा है, कोई भी लेक्चर है जो आपको एजुकेशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड प्योर सर्विस कहलाता है। तो टीचिंग इज आल्सो ए प्योर सर्विस विच वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ स्वीडिश कॉलेज। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट, हम सिर्फ अभी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट है क्या चीज। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो हैं जो इंडस्ट्री से बाहर आ रही हैं, ठीक है जी, जस्ट लाइक कोई मशीनरी है, कोई कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन की कोई एसेसरीज हैं, जैसे जनरेटर हैं, ये सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चलाती हैं। कपड़ा बन के आ रहा है, capital equipment consist of buildings and fixed equipment and have to be in place of production plants, machinery, computer installation, generator, etc. जितनी भी चीजें जो प्लांट्स को चाहिए होती हैं, मतलब बड़े बड़े पाइप्स चाहिए, जनरेटर चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो हम उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मैं अगर यहाँ पर कोई बोल्ट नट बोल्ट बना रहा हूँ जो कि मोटरसाइकिल गाड़ियों और घरों में भी लग सकता है, तो वो इंडस्ट्री प्रोडक्ट नहीं कहलाएगी। इंडस्ट्री प्रोडक्ट वो है जिससे हम इंडस्ट्री चलाते हैं, ठीक है जी। मशीनरी हो गई, कंप्यूटर का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है भाई, हमने अपना सॉफ्टवेयर चलाना है इस इंडस्ट्री के अंदर, वहां पर आप उस कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, जनरेटर चला सकते हैं, बड़े बड़ी वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहलाती हैं। एसेसरी इक्विपमेंट, इक्विपमेंट दैट डज नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ फाइनल फिजिकल प्रोडक्ट बट इट इज यूज टू प्रोडक्शन एंड फॉर ऑफिस एक्टिविटीज। आप फिजिकल प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं, जो अपने ऑफिस में या अपने प्रोडक्शन के लिए हेल्प के लिए यूज हो, मसलन आप कहें जी मेरे दफ्तर में मुझे एक कुर्सी मेज चाहिए और मुझे एक कंप्यूटर साथ चाहिए, टेलीफोन सेट चाहिए, दैट इज कॉल्ड एसेसरी इक्विपमेंट्स, ठीक है जी, जो मेरी इंडस्ट्री में मेरी हेल्पफुल करेंगे, उनको हम कहते हैं एसेसरी इक्विपमेंट। रॉ मटेरियल, वो जो आप इंडस्ट्री में जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए जो आप मैन्यु प्रोसेसिंग करके और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। और कंपोनेंट पार्ट्स, मशीनरी के लिए आपको ज़रूरी है, डिफरेंट कंपोनेंट्स भी चाहिए, पार्ट्स भी चाहिए प्रोसेसिंग करने के लिए। कोई टायर आप बना रहे हैं या कोई आप लैंप बना रहे हैं, तो उनके जो पार्ट्स हैं, जो एसेसरीज हैं, वो आपने आपस में असेंबल करके जो नए पार्ट्स बनाने हैं, उनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। सप्लाईज एंड सर्विसेज, कोई स्टेशनरी, कोई क्लीनिंग मटेरियल, फाइनेंशियल, लीगल इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस एंड प्रिंटिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं सर्विसेज के लिए, सप्लाई करने के लिए, जैसे मैंने गाड़ी रख ली, मैंने बड़ा सा प्रिंटर रख लिया, मैंने सफाई करने के लिए एक सफाई मशीन रख ली, तो उसको हम कहते हैं जी ये सर्विसेज और सप्लाई वाले प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन के मतलब कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, स्टेपल प्रोडक्ट्स, इम्पल्स प्रोडक्ट्स, इमरजेंसी प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एंड अनसोल्ड प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में तीन आ जाती हैं, स्टेपल, इम्पल्स एंड इमरजेंसी, ठीक है जी। आप इमरजेंसी के तौर पर अम्ब्रेला बारिश में यूज़ करते हैं, या मेडिसिन खाते हैं, या गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आप बैटरी इमरजेंसी के तौर पर यूज़ करते हैं, तो वो इमरजेंसी प्रोडक्ट लाती हैं। इम्पल्स गुड्स वो हैं जैसे कोई परफ्यूम ले लिया, चॉकलेट्स, मैगजीन, यानी कोई रोज़मर्रा की कंज्यूमेबल आइटम नहीं है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। और स्टेपल गुड्स वो हैं जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, जैसे कोई ब्रेड नाश्ता करना है, मिल्क और टूथपेस्ट वगैरह। तो ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स एंड गुड्स। इम्पल्स गुड्स क्या होती हैं? इमरजेंसी, जो आपको इमरजेंसी के तौर पर चाहिए, अम्ब्रेला सारा साल कमरे में पड़ा रहे, बारिश नहीं होगी, आप यू विल नॉट यूज इट। मेडिसिन, अगर आप बीमार नहीं होते तो सारा साल यू विल नॉट यूज इट, कि जी मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है। बट इम्पल्स गुड्स वो हैं जो आप कभी कभी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। कभी ऐसे ही बैठे महीने में एक दफा मैगजीन पढ़ लिया,
अच्छा यार आज परफ्यूम लगा लो, चलो जी आज चॉकलेट खा लें, तो दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। और स्टेपल गुड्स वो हैं जो आपको डेली यूज करनी है आपको, ठीक है जी। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। शॉपिंग प्रोडक्ट, जो आप शॉपिंग करने जाएं, ठीक है जी, बाईसाइकिल खरीदनी है, कोई कैमरा खरीदना है, कोई फर्नीचर खरीदनी है, कोई और सूटेबल कोई चीज़ कंज्यूम वाली खरीदनी है, दैट इज शॉपिंग। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, जो आप, घड़ी है, मैंने एलसीडी खरीदनी है, मैंने कोई अच्छी सी डिजिटल वॉच खरीदनी है, वो स्पेशल प्रोडक्ट है मेरे लिए, उसको आप स्पेशलिटी प्रोडक्ट कहेंगे। अनसोल्ड प्रोडक्ट, ये जिसको आप बेच नहीं सकते, ठीक है जी। कोई लाइफ इंश्योरेंस मैंने ले ली किसी बैंक से, तो मैं तो नहीं आगे किसी को बेच सकता ना। तो मैंने किसी चैरिटी के लिए डोनेशन दे दी, वो आगे कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उसने अपने डोनेशन में चैरिटी में इस्तेमाल कर लेना है। तो ऐसी चीज़ें जो आप आगे ना यूज़ कर सकें, जिनको आप आगे ना सेल कर सकें, अनसोल्ड। ब्रांड क्या होता है? अ ब्रांड इज ए नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन टू कॉम्बिनेशन ऑफ देम। आप कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, कौन सा साइन यूज कर रहे हैं, कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं। जैसे ये केएफसी का अपना ब्रांड है, एनएफसी है, और मैकडोनल्ड है, ये एक ब्रांड नेम है। मैं और आप इसको नहीं यूज कर सकते कि जी मैं मैकडोनल्ड की नाम से कुछ प्रोडक्ट अपनी ब्रांडिंग बना लो, ठीक है जी। इंटेल है, जैसे जो लैपटॉप में डेल कंपनी है, जो जो अपने अपने ब्रांड को यूज कर रही है, और वो अपने कंपिटिटर्स के लिए डिफरेंट। आजकल अगर आप फेसबुक में देखें ना, तो ये लॉयर जो हैं, वो ब्रांड नेम के लिए पैसे मांगते हैं जी, आपने अगर कोई ब्रांड नेम लेना है तो हमारे से रब्ता करें। अब ब्रांड नेम जैसे केएफसी की जिसने जिसने खरीदा था, या मैकडोनल्ड के नाम पर ब्रांड नेम जिसने लिया था, या इंटेल के नाम से जो कंप्यूटर की एक कंपनी है, तो ये नाम जिसने भी कुछ, जैसे कोई आफ्टर इंजीनियरिंग को कहता है जी मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है और मैंने अपना एक कोई ब्रांड नेम बनाना है, तो यू हैव टू अप्लाई इन द चैम्बर ऑफ लॉयर। जहाँ आप लॉयर बैठते हैं उस चैम्बर में जाएंगे, वहाँ अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन। वो 25 to 20,000 उसकी फीस होती है। दे विल राइट टू द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान के जी ये बंदा इस ब्रांड के नाम से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देगी, और फिर हमारी जो फॉरेन एम्बेसी है, जिसको वजीर खारजा वाली एम्बेसी कहते हैं, वो लोग फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएनओ के पास वो ब्रांड नेम भेजते हैं कि जी हमारे पाकिस्तान में एक नया ब्रांड के नाम से कंपनी चलने लगी है, आप बताएं दुनिया में कोई इसी नाम से कोई कंपनी तो नहीं चल रही। वो फिर उसको सर्च करके आपको बताएगी कि जी वो मैगजीन में छापेगी, मुख्तलिफ बड़े बड़े अखबारों में, दुनिया के अखबारों में वो देगी। तो फिर वो ब्रांड नेम आपका परचेज करके आपको दिया जाएगा, क्योंकि एक ऐसा ब्रांड नेम जो आपको कहीं से आपने कॉपी किया हो, वो आप इलीगली तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो इलीगल होता है। तो ब्रांड नेम हासिल करना भी तकरीबन 6 से एक साल लग जाता है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है कि पूरी दुनिया में वो उस ब्रांड नेम का नाम कोई ना हो, उसको पूरी दुनिया में चेक करना है, सर्च करनी है। वो पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाती है, फिर वो अमेरिका में कोई कंपनी है उसके पास जाती है, वो बाकायदा पूरी दुनिया के मैगजीन्स में और एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स में वो बताते हैं कि जी इस नाम की ब्रांड नेम शुरू होने लगी है, तो आप में से किसी के पास तो नहीं है इस तरह का नाम। तो फिर वो ब्रांड नेम आपको दिया जाता है, जैसे केएफसी या मैकडोनल्ड या इंटेल कंपनी है, या हिटाची है, या मुख्तलिफ नाम है जो आपके जेहन में है। पेल का फ्रीजर है, डॉलर्स है, इन लोगों ने ब्रांड नेम खरीदे हुए हैं, कोई इस नाम का कंपनी नहीं चला सकता। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग एंड कंज्यूमर मार्केटर्स एंड रिटेलर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं कि जी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन है। मैं इंटेल का नाम लूँ तो आप फौरन कहेंगे जी सर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। मैं पेल टेलीविजन पेल की बात करूं तो सर कहेंगे हो सकता है ये टीवी या एलसीडी या फ्रिज की बात कर रहे हैं। तो उस ब्रांड नेम की वजह से उस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन बड़ी क्लियर हो जाती है, और आपको वो फीचर कम्युनिकेट्स और बेनिफिट फौरन पता चलते हैं, यार इंटेल की कंपनी अच्छी है, इसके बेनिफिट्स अच्छे हैं, इसके फीचर अच्छे हैं, सिर्फ ब्रांड नाम की वजह से ही। ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड नेम कंज्यूमर के लिए या मार्केटर्स के लिए या रिटेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। वो उसका नाम सुनते ही फैसला कर लेता है कि शुड आई बाय और नॉट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आप उसकी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन बड़े आराम से कर लेते हैं, ठीक है जी। आप कम्युनिकेट फीचर्स और उसके बेनिफिट बड़े इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं। एस्टेब्लिश प्रोडक्ट पोजीशन इन द मार्केट, आप यू कैन वेरी इजीली जज कि दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट उस मार्केट में एस्टेब्लिश कितनी हो चुकी है,
उसका रिस्क परचेज करने में है या नहीं है। ठीक है जी, डॉलर्स का फ्रिज लेना है, दुनिया कहती है पाकिस्तान में कि जी आप आंख बंद करके डॉलर्स का फ्रिज खरीदने जाएं तो बस साइज देखें और अपना पैसे देखें और खरीद लें, क्योंकि वो डॉलर्स का एक अपना ब्रांड नेम है। तो उसमें रिस्क कोई नहीं होता कि जी कंपनी ने अच्छा ही फ्रिज बनाया होगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट ब्रांड नेम्स। मार्केटर्स, ठीक है जी, मार्केट में जाएं तो वो कहें जी होंडा की गाड़ी आंख बंद करके नई ले लें, या करोला की ले लें, या सुजुकी की नई कार आई है वो ले लें। तो मार्केटर्स भी उस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि दिस ब्रांड। अब चाइना की कोई गाड़ी आई हुई है तो जिसको कोई ब्रांड नेम ही नहीं, कोई खास मशहूर ना हो, तो लोग फिर डरेंगे, या उस मार्केट में भी वो लोग सेल एंड परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी ब्रांड की। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, कि जी डिफेंड अगेंस्ट कंपटीशन। आपने किसी कंपटीशन में किसी का डिफेंड करना है किसी ब्रांड का, तो वो आप इजीली उस ब्रांड के नाम से कर सकते हैं। यार इंटेल का या डेल का जो कंप्यूटर है वो उसकी अपनी एक कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी लॉयलिटी है। अलाउज प्रीमियम प्राइसिंग, हेल्प्स टारगेटिंग, इंक्रीज पावर ओवर रिलेटर। आप अपनी ज़ाती तौर पर किसी ब्रांड की पावर को बढ़ाना चाहते हैं रिटेलर से भी ज़्यादा, तो आप ख़ास ब्रांड का प्रोडक्ट ले लें जो आप रिटेलर कोई ख़ास कीमत में आपको दे रहा है। तो आप कहते हैं जी मेरे पास तो ज़्यादा तेरे से अच्छी ताकत है, क्यों? क्योंकि मैं तो इस ब्रांड की चीज़ें रखता हूँ। तो वो जो रिटेलर है वो फिर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, कहेगा जी ठीक है जी आपके पास तो बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड है, मेरे पास तो ये वाला ब्रांड है। तो कोई भी चीज़ आपने अपने बिजनेस में शो करवानी हो प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ब्रांड की चीज़ यूज़ करें तो आप की ताकत और आपका जो स्टेटस है वो ऊपर चला जाता है। हेल्प टारगेटिंग, आप लोगों को टारगेट करते हैं और उनकी मदद करते हैं कि यार ये आप ब्रांड खरीदें, ये इनकी सेल एंड परचेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, क्योंकि इंपॉर्टेंस है उन ब्रांडों की। अगर आप आउट ऑफ वे जाके किसी और अदर ब्रांड और नॉर्मल ब्रांड की बात करेंगे, खरीदना शुरू करेंगे, तो वो उस चीज़ से आपको डर लगेगा। जैसे अब खाने की बात हो तो हम कहते हैं अच्छा यार मैकडॉनल्ड चले जाओ, केएफसी चले जाओ, वहाँ पर सफाई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ पर कोई गंदगी का हो। आम रेस्टोरेंट में जाएँ तो सोचना पड़ता है अच्छा यार वहाँ का खाना कैसा होगा, वहाँ की सफाई कैसी होगी, वहाँ के वेटर कैसे होंगे। तो इम्पोर्टेंस अपने ब्रांड की अपनी जगह होती है, अपने प्रोडक्ट की। ठीक है जी, ये आगे उसकी टाइप्स दी हुई हैं, स्ट्रेटजीज, लक्स, एंकर, डेमरो, सोनी, फिलिप्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये इनके नाम है, ब्रांड है। हम आंखें बंद करके इसमें इसको हर चीज में यूज कर लेते हैं। Packaging is defined as all the activities of designing and product container wrapper of the product. पैकेजिंग वो होती है जो प्रोडक्ट को आपने पैक करना है डिज़ाइन करके, कि उसका रैपर कैसा हो, इसकी पैकिंग कैसी हो, इसका डब्बा कैसा हो, इसको किस तरीके से पैक करना है। जैसे एलसीडी अगर आप लेके आए या नया लैपटॉप लेके आए तो उसकी पैकेजिंग बहुत शानदार होती है, बाहर से होके आती है। उसके अंदर जो फोमिंग यूज होती है और बॉक्स की पैकिंग जो होती है वो बड़ी शानदार होती है। तो हम कोई भी चीज़ खरीदें ना किसी अच्छे ब्रांड की, तो उसकी पैकेजिंग से भी काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लगा लेते हैं दिस इज़ अ गुड कंपनी नेम सेंड बाय अस, कि जी आपने उससे उसको दूसरे मुल्क से भेजा है फॉर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है, अच्छी पैकिंग हुई हुई है, इसके फंक्शन ऑफ पैकेजिंग के अच्छे हैं, प्रोडक्शन दी हुई है, रास्ते में कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए। ठीक है जी, कोई टेम्परिंग ना हो जाए उस प्रोडक्ट पर, तो पैकिंग आपको बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। उसके बाद मार्केट में अगर आपको कोई चीज़ सेल भी करनी हो और प्रोडक्ट कोई ख़ास ना भी हो, तो पैकिंग अगर अच्छी हो तो वो बिक जाती है। ये भी एक ट्रेंड होता है मार्केट में। उसके बाद इसको हम साइलेंट सेल्समैन कहते हैं, कि पैकिंग आपको खुद बताती है कि यार इसके अंदर अच्छा प्रोडक्ट होगा, आप ये चीज़ ले लो। तो सेल्समैन सेल तो नहीं करता, लेकिन हम पैकिंग पैकिंग को देखते हुए वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, दैट इज मीन साइलेंट सेल्समैन। तो उसको हम सेल्फ सर्विस शॉप कहते हैं। इंस्टेंट रिकग्निशन ऑफ द ब्रांड, ये उसकी अपनी ब्रांड की अपनी रिकग्निशन खुद ब खुद देता है कि जी ये इस किस्म की पैकेज है, तो आप इस ब्रांड की आंखें बंद करके ये चीज़ें ले लें। और डिफरेंट स्टोरेज और कैरिंग की भी उसमें पैकेजिंग की वैरायटी होती है, कि अगर आपने खाली उस प्रोडक्ट को स्टोर करना है या उठा के लेके जाना है तो उसकी अपनी पैकेज होगी। स्टोर बड़े बड़े फ्रिज और टीवी जब आप
रिटेलर्स के पास जाएं जहां पर जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फ्रिज और टीवी रखे होते हैं, डीप फ्रीजर रखे होते हैं, तो वो स्टोर में पड़े होते हैं और उनको पैकेज विदाउट पैकेज रखा गया होता है, और जब उसको कैरी करके उठा के आपने अपने घर लेके जाना है तब उसको उसको पैक किया जाता है और फिर उसको कहा जाता है अच्छा जी ये लो उठा के ले जाएं। तो स्टोर करने के लिए कोई पैकेज की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो उसके ऊपर पैकेजिंग लगाते हैं। जैसे घरों में फ्रिज पड़े हुए हैं, ठीक है लगा हुआ है, फ्रिज चल रहा है, फ्रीजर भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, बट व्हेन वी विल मूव फ्रॉम अदर साइड या हम घर चेंज कर रहे हैं तो हमें फिर पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी, तब भी हम पैकेजिंग यूज करते हैं। उस वो कई अक्सर पैकेजिंग में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई होती है, कुछ कंप्लाइंस भी होती हैं कि जी आप बाहर से कोई चीज़ अगर लेके आए तो खुली चीज़ ना लेके आए और उसमें डब्बे वाली पैक अच्छी सी डब्बे में बंद करके लेके आए, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन है, आपने कंप्लाइंस को क्लियर करना है। और अगर कोई हाइजीन और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कोई चीज़ लेके आ रहे हैं तब उसकी पैकेजिंग डिफरेंट होगी। वो एक ख़ास किस्म का शॉपर यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर जो दूध है, जैसे कोई बाहर का दूध है, इम्पोर्टेड मिल्क को यूज़ करते हैं तो पैकिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, उसमें कहते हैं जी 12 लेयर लगी होती हैं उस डब्बे में, फिर जाके वो दूध पैक होता है। तो इसी तरह मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बार कोड्स कैन बी यूज टू ट्रैक सेल्स। यस, बार कोड उसके ऊपर लगे होते हैं और आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि ये कहाँ पर पैक हुआ और किस कंपनी ने से ये चीज़ बनी हुई है, तो उस पैकेजिंग का ये भी फायदा होता है। हर आने वाली प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में, कुछ ना कुछ ग्रो करती है और फिर वो एक मेच्योरिटी लेवल तक जाती है और फिर वो मार्केट में डिक्लाइन पर चली जाती है। जैसे एक नई यूएसबी जब 250 एमबी की आई तो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, लोगों ने बड़ा उसको लिया, मार्केट में बहुत ग्रो किया। एक लेवल ऐसा आया कि वो मेच्योरिटी तक सेल होती रही और उसके बाद इतना खतरनाक डिक्लाइन आया कि 250 एमबी की अब कोई भी नहीं खरीदता। तो कोई भी नई प्रोडक्ट जैसे मार्केट के अंदर मेहरान गाड़ी अगर आती है तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, उसने बड़ा बूस्ट करके ग्रो किया और तकरीबन मेरे ख्याल 22 साल मेहरान गाड़ी मेच्योरिटी लेवल पर रही और एकदम फिर डिक्लाइन आया लास्ट 2 ईयर से, अब मेहरान नहीं बन रही। तो हर वो प्रोडक्ट जो इस दुनिया में नहीं आए तो वो एक अपना इंट्रोडक्शन जरूर करवाती है, ग्रो भी करती है वो, और मेच्योरिटी लेवल तक उसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि जी किस किस्म की प्रोडक्ट है, और फिर एक दिन डिक्लाइन में जाके वो प्रोडक्ट खत्म भी हो जाती है। जैसे कोई नया विंडो जब नई नई शुरू में आई थी 486 586, फिर अब 5i तक चला गया या डबल प्रोसेसिंग तक भी चले गए हैं। तो जो जो नई जो आज की नई कंप्यूटर सिस्टम जो भी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है वो और अगले साल किसी नई स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा। तो ये जो नई नई स्पेसिफिकेशन के साथ नए कंप्यूटर आ रहे हैं तो उनका जो मेच्योरिटी लेवल है वो 6 से 1 साल तक होता है, उसके बाद फिर डिक्लाइन में चला जाता है, कोई उन नए पुराने प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदता। तो हर उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हर आने वाली प्रोडक्ट उसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है। एलसीडी खरीदेंगे तो हो सकता है उसका मेच्योरिटी लेवल 2 ईयर तक हो और डिक्लाइन विद इन 2 मंथ हो। जैसे मेहरान गाड़ी मैंने आपको बताया उसका मेच्योरिटी लेवल 22 ईयर चला और डिक्लाइन उसका 1 साल में एकदम कोई नहीं खरीदने लगा, क्योंकि एक नई जब छोटी 660 सीसी की मेहरान गाड़ी आ गई तो उसकी क्या नाम है उसका, स्विफ्ट है कि क्या नाम है उसका, सोनू है, छोटी गाड़ी किसी के पास है 660 सीसी वाली, तो वो उसने फिर मेहरान गाड़ी की सेल परचेज खत्म कर दी। तो इसी तरह इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जी, आने वाली प्रोडक्ट उसमें इंट्रोड्यूस हुई, ग्रोथ बढ़ी और मेच्योरिटी लेवल पर आई और फिर वो डिक्लाइन पर आ गई, ये उसकी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइनिंग स्टेज। सर्विसेज क्या होती हैं? A service is an activity and benefit that the party can offer to another that is essential, attainable and does not result in the ownership of anything. Yes, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वो सेल्स में आती है, और सर्विसेज वो होती है जिसमें आप ओनरशिप नहीं देते, उसको कहते हैं जी मैं आपको अपनी चीज नहीं दूंगा, बस मैं आपको अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ। उसको हम कहते हैं इनटेंजेबल। यानी टेंजेबल का मतलब प्रोडक्ट ले लेना, इनटेंजेबल वो चीज इस्तेमाल कर लो लेकिन आपकी नहीं हो सकती है। आप उसको उससे एक्टिविटी ले लो, आप उससे बेनिफिट ले लो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, बट आप उसको खरीद नहीं सकते।
जब न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आती है उसको हम कहते हैं इनोवेटेड, रिप्लेसमेंट एंड इमिटेटिव। यानी इनोवेटिव वो है जो बिल्कुल नई प्रोडक्ट आए, ठीक है जी। जैसे शुरू में जब ये USB 256 MB की आई थी, उससे पहले हम CDs और वो फ्लॉपी डिस्क यूज करते थे, अगर याद हो किसी को। तो फ्लॉपी डिस्क के बाद जब छोटी सी USB आना शुरू हुई, तो सबके लिए वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट थी। और उसने किसको रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट, वो उसने किसको रिप्लेस कर दिया? उसने फ्लॉपी डिस्क और CDs को रिप्लेस कर दिया। मार्केट में बहुत ज्यादा सीडियां होती थी, लेकिन आजकल अब सीडियां बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, तो हम उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। और इमिटेटिव प्रोडक्ट जो एकदम यकदम आ जाए, कोई नई ऐसी कोई नई चीज आप देखें जो पहले कभी भी ना देखी हो। अब इनोवेटिव वो है जो ऑलरेडी CDs चल रही थी, ऑलरेडी फ्लॉपी डिस्क चल रही थी अपना डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज किया गया। बट मार्केट में डाटा स्टोरेज के लिए चीजें थी, लेकिन इनोवेटिव का मतलब उसको फ्लॉपी को चेंज करके USB में कन्वर्ट कर दिया है। इमिटेटिव मीन एक बिल्कुल नई डिफरेंट चीज आ जाए जो कि अच्छा ये काम भी होना था। जैसे मार्केट में जब फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप आया, तो उन्होंने कहा अच्छा जी ये एक नई चीज आई है, उसको हम कहते हैं इमिटेटिव प्रोडक्ट, जो आपको व्हाट्सएप नई फैसिलिटी दे, आप नई यूज करें। रिप्लेसमेंट जो पुरानी को चेंज कर दे, और इनोवेटिव जो पहले से अच्छी हालत में ये दूसरी नई चीज सामने आए। ले जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें प्रोडक्ट प्लानिंग की बात नहीं हुई, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। सिर्फ प्रोडक्ट की हमने टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ साइकिल पढ़ा है। तो प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होते हैं वो ज़रूरी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करवा दूंगा।